हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि जो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट है वो पुराने कॉन्फ्लिक्ट से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से अटैक्स में एक्यूरेसी आ गई है, तो जो लड़ाइयों का डिस्टेंस है ये बढ़ गया है। पहले क्लोज क्वार्टर बैटल्स ज़्यादा हुआ करती थी, स्पेशली एयर टू एयर रोल में, बट अब उनका जो केस है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। मेनली एडवांसमेंट जो एयर डिफेंस सिस्टम्स में आई है उनकी वजह से, और जो लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स में एडवांसमेंट आई है उनकी वजह से। तो ये चीज़ खाली इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं देखी गई है, बल्कि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में भी देखी जा रही है। अगर एनिमी का एयर स्पेस ब्रीच किया जा रहा है तो वो ज़्यादातर मैंड एयरक्राफ्ट के थ्रू नहीं किया जा रहा है, उतना रिस्क कोई नहीं ले रहा है। या तो क्रूज मिसाइल्स को फायर किया जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया जा रहा है, या फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मैंड एयरक्राफ्ट हैं वो अपने एयर स्पेस से ही ऑपरेट हो रहे हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स को डिलीवर करने के लिए, साथ ही साथ बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में शामिल होने के लिए। तो ये जो 4th जन एयरक्राफ्ट हैं जिनको एवियोनिक्स से मॉडिफाई करके 4.5 जन बनाया जा रहा है, वो यूजफुल तो अभी भी हैं। जो एयर टू सरफेस पेलोड है वो ड्रॉप कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल्स कैरी कर रहे हैं, पर पहले की तरह वो यूजफुल नहीं है कि एनिमी के एयर स्पेस को ब्रीच करके ग्राउंड में अटैक किए जा रहे हैं। क्योंकि अब जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, जिसकी वजह से ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करना ऑलमोस्ट सर्टेन अपने एयरफ्रेम को लूज करना है। हाँ, ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से पहले आप सीड और डेड जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनको लोकेट करना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनकी रीच बढ़ गई है। S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स 400 किलोमीटर तक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो अब यहाँ पर स्ट्रेटजी में बदलाव की रिक्वायरमेंट है। थैंकफुली इंडिया इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। साथ में क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि ये जो 4.5 जन एयरक्राफ्ट है इनका रेलेवेंस कितना रह गया है, क्योंकि जब तक आप सीड और डेड जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक इन प्लेटफॉर्म्स को एनिमी के एयर स्पेस के आसपास भी ले जाना सर्टेनली एयरफ्रेम लूज करना होगा। और इसलिए ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने एयर स्पेस को छोड़ा नहीं था। लेकिन क्योंकि इंडिया के पास सुपीरियर एयर टू सरफेस वेपन्स हैं जो कि लॉन्ग रेंज में एक्यूरेटली सरफेस टारगेट्स को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए IAF को यहाँ पर सक्सेस मिली थी। पाकिस्तान इस चीज़ में फेल रहा था। कोशिश उन्होंने बहुत करी पर सुपीरियर इंडियन एयर डिफेंस की वजह से वो फेल हुए थे। तो अब यहाँ पर स्ट्रेटजी में बदलाव की रिक्वायरमेंट है। डेफिनेटली आपको 4.5 जन एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि वो एक सर्टेन कंडीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और वो कंडीशन ये है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो न्यूट्रलाइज होने चाहिए, एयर स्पेस थोड़ा क्लीन होना चाहिए ताकि ऑपरेट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिले। और इस कंडीशन में लाने के लिए आपको दूसरे टाइप के प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि आपका टिप ऑफ द स्पीयर बन सकें। ये प्लेटफॉर्म 5th जन है। तो लोअर रडार क्रॉस सेक्शन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आपको सहूलियत देता है कि आप एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम्स के और ज़्यादा क्लोज जा सकें और अपने एयर टू सरफेस म्यूनिशंस को यूज़ करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकें, ताकि आपके जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जो कि स्टेल्दी नहीं है वो फ्रीली ऑपरेट हो सके। और ये चीज़ इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया ने और पाकिस्तान ने दोनों ने रियलाइज़ करी। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान पहले ही J-35 फाइटर्स को एक्वायर कर रहा है चाइना से, वहीं पर इंडिया का फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। हम पूरी तरीके से AMCA पर डिपेंडेंट हैं जो कि 2035 से पहले नहीं आएगा। अगेन ये रिस्की है और यहाँ पर रूम एग्जिस्ट करता है स्टॉप गैप के लिए, और इसलिए डिस्कशन चालू हो गया है F-35 और Su-57 पर। तो ये प्लेटफॉर्म अब अननेसेसिटी बन चुके हैं, स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम्स में जो एडवांसमेंट आई है उनकी वजह से। तो ये एक अप्रोच है जिस पर हमें काम करना है। साथ में एक और अप्रोच है जिस पर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैंड अनमैंड टीमिंग सिस्टम की। तो कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत हम ऐसे सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं जो कि स्टेल्दी हों और अनमैंड हो, साथ में जो 4.5 जन एयरक्राफ्ट हमारे पास अवेलेबल है उनके साथ ऑपरेट कर सके। तो ये एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है और कम रिस्की भी है। अगर आपको एनिमी के एयर स्पेस में कोई प्लेटफॉर्म भेजना ही है जो कि एक एक्सट्रीमली रिस्की एनवायरनमेंट में हो, तो बेहतर यही है कि वो अनमैंड होना चाहिए। अगर वो शूट डाउन भी हो जाए तो ज़्यादा नुकसान ना हो, जो कि इस वॉर में हमने देख लिया कि अनमैंड सिस्टम को ही मैक्सिमम भेजा गया था। लेकिन अब एडवांस अनमैंड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जो कि स्टेल्दी हैं और अपने वेपन पेलोड को गिरा सकते हैं, एडवांस मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकते हैं और एक 4.5 जन एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट हो सकते हैं।
तो इंडिया का जो कैट्स प्रोग्राम है वो यही है। इसके अंतर्गत हम सीरीज ऑफ अनमैन्ड सिस्टम बना रहे हैं जो कि एक 4.5 जन एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेट होंगे। तो अभी इसी कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत जो कैट्स वॉरियर बनाया जा रहा है, जो कि कैट्स सिस्टम का मेन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, इसकी इंजन फायरिंग हो चुकी है और मोस्ट लाइकली इसी साल इसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हो जाएगी। तो ये जो सिस्टम्स हैं ये वेपन्स भी कैरी करेंगे, एवियोनिक्स भी कैरी करेंगे, साथ में जैमिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक फाइटर एयरक्राफ्ट को सराउंड करेंगे और उनके एक्सटेंडेड आर्म्स की तरह काम करेंगे। इनका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम होगा, ये इंटरनली वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होंगे। तो जो एनिमी एयर डिफेंसेस हैं उनके ज़्यादा क्लोज जाकर जो प्रिसाइज बॉम्बिंग है वो कर पाएंगे उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके अंतर्गत ये DRDO 100 जैसे वेपन्स को इंटरनली कैरी कर पाएंगे। तो ये तो पहला पार्ट है। उसके बाद आता है कैट्स हंटर, जो कि एक स्टेल्दी क्रूज मिसाइल है, पर यहाँ पर इसका फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। ये अपने पेलोड को टारगेट पर गिराकर वापस आने में भी सक्षम होने वाली है। तो ये स्टेल्दी तो है ही, साथ में ये टेरेन फॉलोइंग को यूज करते हुए लो फ्लाई करते हुए रडार से बचकर टारगेट्स तक पहुंचने में सक्षम होगी। तो यहाँ पर इसको इंटरसेप्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा कम हो जाती है। फिर आता है कैट्स अल्फा। तो ये जो कैट्स अल्फा हैं, जिन्हें अल्फा एस भी कहा जाता है, ये बेसिकली लॉन्चिंग म्यूनिशंस हैं जो कि स्वाम में लॉन्च होने में सक्षम होंगे। तो ये भी एयरक्राफ्ट से ही लॉन्च किए जाएंगे और ये अपने प्रोपल्शन पर ही टारगेट तक फ्लाई करेंगे और खुद टारगेट को जाकर हिट करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये जो लॉन्चिंग म्यूनिशंस हैं ये पाकिस्तान पर कितने कारगर साबित हुए हैं ये प्रूव हो चुका है। तो अल्फा एस जो हैं वो एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने में सक्षम होंगे, तो अपने टारगेट की तरफ ज़्यादा तेज़ी से पहुंच पाएंगे। जो एनिमी एयर डिफेंसेस हैं उनको रिएक्शन टाइम कम मिलेगा, तो इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो एक एयरक्राफ्ट ऐसे 24 यूनिट्स तक कैरी कर पाएगा। फिर आता है कैट्स इन्फिनिटी, जो बेसिकली एक सुडो सैटेलाइट है और ये बहुत हाई एल्टीट्यूड में, जो कि 70,000 फीट तक हो सकता है, फ्लाई करने में सक्षम होंगे, जिसकी वजह से इनको डिटेक्ट कर पाना और शूट कर पाना मुश्किल रहेगा। साथ में ये करीबन 3 महीने तक के एंड्योरेंस के साथ आएंगे। तो यहाँ पर सोलर पावर्ड ये सिस्टम्स हैं और इनके कई प्रोटोटाइप्स की अभी भी टेस्टिंग चल रही है। ये क्रूशल रिकॉग्निजेंस और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी वजह से टारगेट डिस्ट्रॉय करने की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ये जो ऑफेंसिव सिस्टम्स है ये उन्हें एड करेगा। तो इंडियन एयरफोर्स की जो अप्रोच है फ्यूचर की तरफ वो इन 4.5 जन एयरक्राफ्ट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, पर जो एग्जिस्टिंग 4.5 जन एयरक्राफ्ट हैं उनकी कैपेबिलिटी को एनहेंस करना भी फ्यूचर का पार्ट है। डेफिनेटली अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एज अ मदरशिप एक्ट करेगा तो इफेक्टिवनेस पूरे सिस्टम की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, पर उससे पहले ये अप्रोच कॉस्ट इफेक्टिव है और ऑफेंसिव रोल के लिए भी इफेक्टिव है। वहीं पर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं चल रहे हैं। उनकी अप्रोच सीधे सीधे फाइटर प्लेटफॉर्म को इंपोर्ट करने की है चाइना से, जो कि 5th जनरेशन है। तो वो मैंड प्लेटफॉर्म को सिमिलर रोल के लिए ऑपरेट करेंगे, जिसके लिए हम अनमैंड सिस्टम बना रहे हैं, जो कि उनके ऑपरेशन परफॉर्म करने की क्षमता को ज़्यादा रिस्की बनाता है और अगर वहाँ पर लॉसेस होंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। और ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो कैट्स सिस्टम है ये AMC से पहले सर्विस में आ जाएंगे। तो ये भी एक अप्रोच इंडियन एयरफोर्स की है जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। ऑल्दो हम ये नहीं कहेंगे कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से हटा देता है, पर काफ़ी हद तक जो प्रैक्टिकल यूसेज है वो इनका ज़्यादा दिखाई देता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।